गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग आज फिर आंसर पेपर कक्षा 12 गणित का आंसर पेपर हम लोग हल कर रहे हैं, जिनमें सत्र 2024 में जो सेट है 324 EX में आए हुए प्रश्नों का हल आज बात करेंगे हम। इसके पहले हम लोग ने पहली वीडियो में इसी सेट का बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग दूसरा सवाल करेंगे, जिनमें से आपके एक एक सवाल जो भी है, इसमें से दो सवाल आपका पहले यहाँ पे लिखा गया है। बताया गया पहले वाले का में दर्शाइए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 2 यदि x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 यदि x इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि ये जो फलन आपका f ऑफ x इक्वल टू दिया गया x प्लस 2 है जब x नॉट इक्वल टू 0 है, एक है जब आपका x इक्वल टू 0 है। तो आपको x बराबर 0 पर क्या करना है? सतत नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। इस सतत को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस। कहने का तात्पर्य फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। कब? आपको कॉन्टिन्यूटी की डिफिनीशन पहले पता होना चाहिए। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है कब? जब LHL और RHL एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जिसे आप कहेंगे दक्षिण पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा और फलन का मान दिए गए बिंदु पर या दिए गए पॉइंट पर आपका क्या हो? इक्वल हो, तो वो फलन आपका कहलाएगा क्या? कॉन्टिन्यूअस सतत। अगर इनमें से कुछ भी फेल हो गया, अर्थात फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं हुई या LHL या RHL इक्वल नहीं हुआ, तो ये फलन आपका सतत नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको हम। तो ये फलन आपका दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, दैट इज f ऑफ 0 इक्वल टू 1। इसे हम कहेंगे फलन का मान एट x इक्वल टू 0। अब आप LHL आइए। LHL इक्वल टू आप लिखेंगे f ऑफ x माइनस h इक्वल टू, अब देखिए x में से आपने क्या किया? कुछ घटाया है, तो यहां से आपका आएगा x माइनस h प्लस 2। यहाँ पे आपका h टेंस टू 0, ये भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी h एक हम बहुत ही शून्य के नज़दीक कोई वैल्यू ले लिए और उसको हमने x में से क्या कर दिया? घटा दिया। तो जब हम x में से घटा दिए तो इसका मतलब यहाँ पे जो x था वो x ना होगा। अब आपको किस पर देखना है? 0 पे देखना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू, यहाँ पे आपका आया 0 माइनस h प्लस 2 और ये h टेंस टू 0। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप अभी मैं दूसरी तरह से बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे लिखा होगा लिमिट h टेंस टू 0, फिर f ऑफ x माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे भी रखा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रदर्शित करने के सब अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ से आपका आया f ऑफ 0 माइनस, अब यहाँ पे वैल्यू आप रख दीजिए, या आप अभी एक और लिख दीजिए लाइन इक्वल टू, यहाँ से आपका माइनस h प्लस 2 और h टेंस टू 0, ये आपका चल रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? h की वैल्यू रखेंगे, तो f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 0 प्लस 2 और h टेंस टू 0। ये तो हो ही चुका है, h खत्म हो चुका है, हटाइए इसको। तो इसका मतलब f ऑफ 0 माइनस, यहाँ पे भी लिख सकते हो, और ये वैल्यू आपकी 2 मिल गई। अब यहाँ से चूंकि f ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ पे कितना मिला बेटा? 1 एंड f ऑफ माइनस 0 ये मिला 2। तो यहाँ से आप देखेंगे आता है f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस, या यहाँ पे नेगेटिव चढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फलन स्पष्ट था, फलन
एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर सतत नहीं। एक चीज बताओ, कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है भाई? एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू ए। ये एक्स इक्वल टू ए पर बात हो रही है। कोई भी फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा कब? जब एल एच एल आर एच एल और फंक्शनल वैल्यू आपस में क्या हो? तीनों इक्वल हो। उनमें से कोई भी एक आपका इक्वल नहीं हुआ तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आपने जैसा कि देखा यहाँ पे इसने दिया ही था कि जब आप यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 आएगा, 1 आ गया भाई। जब आपने एल एच एल निकाला तो आपको ये आ गया। एल एच एल में क्या करते हैं? माइनस करते हैं, आर एच एल में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर वही वैल्यू रख देना। ठीक है, ये आपका फलन का क्या हुआ? सतत नहीं है फलन। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, पहला सवाल आपके समझ में आ गई होगी। जहां भी कोई दिक्कत हो बेशक बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पर। इसमें क्या है? साइन इनवर्स एक्स साइन 7π/6 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स परिभाषित है यदि यक्स बिलोंग कर रहा है -1 to 1। यक्स बिलोंग कर रहा है -1 to 1। अब आप यहां पे देखेंगे 7π/6 है साइन। तो आपको पहले इस पूरे वैल्यू को इस रूप में लाना पड़ेगा। तो और दूसरी चीज, पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन आपको पता होगा साइन इनवर्स एक्स साइन 7π/6 या यक्स लिखिए, सॉरी, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स इफ यक्स बिलोंगिंग -π/2 से π/2। यक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए भाई? साइन इनवर्स साइन यक्स इक्वल टू आपका यक्स हो जाता है कब? जब यक्स आपका बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच, अर्थात -90 से 90 के बीच। ये वैल्यू आप देखेंगे 90 से ज़्यादा है। 90 से ज़्यादा क्या? 180 से भी ज़्यादा है। अब आपको पता है यहाँ पे चूंकि साइन π-θ इक्वल टू होता है साइन थीटा, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स। अब ये आप लिख लीजिए, साइन 7π/6 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन आपका हो जाएगा π - 7π/6। तो यहां से आप देखेंगे बेटा साइन इनवर्स ये आपका हुआ साइन यहाँ पे 6π - 7π/6। तो यहाँ से आपको मिला साइन इनवर्स साइन -π/6। आप देखेंगे ये -π/6 इसके बीच बिलोंग कर रहा है भाई। -π/6 का मतलब -30 डिग्री, और यहाँ पे -π/2 इसके बीच बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब सीधे हम लिख सकते हैं, इसका मतलब साइन इनवर्स साइन 7π/6 इक्वल टू आपको मिला -π/6। अतः साइन इनवर्स साइन 7π/6 का मुख्य मान, जिसे आप प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं,
इक्वल टू माइनस π/6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मैं आपको बताऊं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो, मुख्य मान जो आपका होता है वो -π/6 -π/2 से π/2 के बीच ही बिलोंग करता है। इसलिए आप मुख्य मान के लिए क्या लिखेंगे, -π/2 से π/2 के बीच आप इस वैल्यू को लेके आएंगे। अगर ये आपका ये बन रहा है तो ठीक, 2π में से घट रहा है तो 2π में से घट रहा है, ये बात याद रखिए। लेकिन ये जो वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू आनी चाहिए वो आपकी -π/2 से π/2 के बीच ही आनी चाहिए, तब आपका वो मुख्य मान कहलाएगा, वरना वो मुख्य मान नहीं कहलाएगा। सबकी अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू होती है। साइन के लिए आपका -1 से 1 के बीच, -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करना चाहिए। कॉस के लिए बात करेंगे 0 से π बिलोंग करना चाहिए। टेन के लिए बात करेंगे, यही आपका जो क्लोज इंटरवल है वो आपका ओपन इंटरवल में क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 हो जाता है। ठीक है, उसमें से आप क्या कर देते हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया ही था पहले वीडियो में कि मैं आपको पूरा का पूरा अनसॉल्व पेपर जितना भी है आपके एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। जिनमें से आज आपका दूसरा वीडियो है। आपने पहला सवाल पहले बहुविकल्पी आपने सारे लगा लिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव थे। आज आपका सवाल नंबर 2 में हम देखते हैं दूसरा का खा कंप्लीट हो गया। गा पे चलते, अगर तीसरे तक हम पहुंच जाते बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तीसरा सवाल हम लोग लगाने की प्रयास। अब देखिए, आप लोग का 2 सवाल हो गया, दूसरे का का खंड हो गया, खा खंड हो गया। अब हम लोग दूसरे का गा और दूसरे का घा लगाएंगे। ये आपका दोनों के दोनों सवाल आपके अवकल समीकरण से संबंधित हैं। इसमें आपके कहा गया यदि y इक्वल टू ae⁴x प्लस b है तो सिद्ध कीजिए कि d2/dx2 माइनस dy/dx इक्वल टू 0, जहाँ a और b अचर है। आपको हम अवकल समीकरण के बारे में बता दें कि जब भी आपको अवकल समीकरण बनाना होता है तो आप सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो आपको y इक्वल टू दिया गया है वो आपका, या जो आपको फंक्शन दिया गया है उसमें कितने अचर हैं, आर्बिट्रेरी अचर कितने हैं, स्वेच्छ अचर कितने हैं। जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उस अवकल समी उस फंक्शन को आप उतनी बार पहले अवकलन कर लीजिए। जब आप उसको उतनी बार अवकलन कर लेंगे फिर आप उसको किसी भी तरह से हल करके वहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप हटा दीजिए तो आपका एक अवकल समीकरण बन जाता है जो आपको चाहिए। यानी ये जो टॉपिक है वो आपका अवकल समीकरण बनाने से संबंधित काम है। आपको इतने को हल करके इतना लाना है। तो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि ये आपका 2 टाइम्स डेरिवेटिव क्या किया गया है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो आपका सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। इसकी अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये देखिएगा दो कितनी बार अवकलन किया गया, 2 बार। तो जितनी बार अवकलन किया गया वो उसका ऑर्डर हो जाता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले पे जितना पावर लगा होता है वो आपका उसकी डिग्री हो जाती है। बट वहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, आज नहीं बात करेंगे। उसके पिछले वीडियो में बात हुई थी क्योंकि उस पर एक बहुविकल्पी में क्वेश्चन था। तो आप पहले इस पर आइए। तो ये आपको दिया गया है y इक्वल टू ae⁴x प्लस b। बिना कुछ सोचे सबसे पहले आप इसको 2 टाइम डेरिवेटिव करिए। पहली टाइम डेरिवेटिव करेंगे ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ ae⁴x प्लस b। यहाँ से आपका आया ddx ऑफ y इक्वल टू, इसका आप अवकलन करेंगे तो a इंटू e⁴x प्लस ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अगेन ठीक है, इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ ae⁴x। तो यहाँ से आपको मिला d2y अपन dx2 इक्वल टू ae⁴x। ठीक है, अब ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप क्या करें, देखिए क्या प्रूफ करना भाई, d2y/dx2 में से ddx ऑफ y घटाना है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर
तो यहाँ से आपका आ गया d2y बाई dx2 माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस ए ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू कितना हो गया भाई 0। यही तो आपको प्रूफ करना था। देखिए बेटा, आपने अवकल समीकरण पढ़ा होगा, चूंकि हम अनसॉल्व की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। जो भी आपको नहीं समझ में आती उसको आप पूछ लीजिएगा। यहाँ पे दो चीजें लगी हैं। अवकलन की कहानी, आपका डी डी एक्स ऑफ ए ई टू दी पावर एक्स, या आपको ये ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका जो होता है वो आपका ए बाहर आ जाता है अगर कांस्टेंट है, और ये आपका हो जाता है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। पहला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लगा। दूसरा फार्मूला आपको ये पता होगा, डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ सी फॉर कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है, जिसके कारण बी का डेरिवेटिव 0 हो गया, ए कांस्टेंट ये बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स हो गया। सेकेंड में भी यही कहानी की गई है, तो इसलिए आपको, हमें नहीं लगता कहीं पे कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सवाल बहुत आसान है। आपको करना है क्या, 2 बार डेरिवेटिव कर दीजिए, दूसरे वाले में से आप पहले वाले को घटा दीजिए, वैल्यू अपने आप 0 आ जाएगी, उसमें कुछ नहीं लेना। हाँ, अब आपका दूसरे का घाखंड आया। इस वाले में देखेंगे ये आपका इस तरह से है, तो यहाँ पे आपका हल में पहले आपको दिया गया है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको हल करने का मतलब ये है कि अभी आपने देखा कि आपको ये दिया गया था, आप ये लाए थे, अब आपको ये दिया गया है तो ये लाना है। इसका मतलब अगर ऐसा दिया गया था तो आपने ये लाया तो आपने किया डेरिवेटिव। अब अगर ऐसा दिया गया तो ये लाना है, तो इसका मतलब चूंकि आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो, यानी जो समाकलन होता है वो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस आपका होता है, ठीक है, इनवर्स आप कह सकते हैं प्रोसेस होता है। इसलिए अब यहाँ से पहले आप इसको हटाइए। तो आपने अवकल समीकरण में हल करने के आपके सिलेबस में 3 हैं, जिनमें से आपका एक पहला तो वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं आप, यक्स वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, वाई वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। दूसरा है आपका होमोजीनियस आ जाती है। होमोजीनियस में आप देखते हैं कि जो आपका अगर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू आपका एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स हो के फॉर्म में बन जाता है, तो आपका वो क्या हो जाता है, होमोजीनियस हो जाता है, लेमडा टू दी पावर वहाँ पे ले लेते हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, अभी नहीं बात करेंगे। इसके बाद आपका तीसरा लीनियर हो जाता है, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे पी और क्यू आपके यक्स के फंक्शन हैं। अब यक्स का फंक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ यक्स लगा ही लगा हो, कोई कांस्टेंट टर्म भी आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका एक यक्स का फंक्शन है, उसे आप कांस्टेंट फंक्शन का नाम देंगे, जिसे आप अचर फलन के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, हम उसके बारे में बात करते रहेंगे। तो पहले आपको देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल में होगा कि नहीं होगा, अर्थात सबसे पहले प्रयास करना ये है कि क्या यक्स वाला टर्म और वाई वाला टर्म अलग अलग हो सकता है। अगर दोनों अलग अलग हो जाए तो उसको आप अलग अलग कर लीजिए। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेबल में इसको, इस पूरे वाले पार्ट को वाई के साथ ले लीजिए, ये पूरा वाला पार्ट यक्स के साथ ले लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे बेटा होगा क्या, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए इसमें क्या हो गया भाई, यक्स वाला पद अलग हो गया, वाई वाला पद अलग हो गया, यक्स वाला पद अलग हो गया। जब ऐसा आप कर ले गए तब आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, सॉरी समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ
1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जैसे आपने डेरिवेटिव में दोनों को अलग अलग कर लिया था, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मिला इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वही, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा वाई प्लस इसका आपका क्या हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, यहाँ पे आपका 1 हुआ, तो 1 का कितना यक्स के रिस्पेक्ट में, तो यक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पे आप जोड़ लीजिए प्लस सी कांस्टेंट। कोई दिक्कत? अब इस सबको इधर लेके चले जाइए, तो यहाँ से आपका हो गया y प्लस वाई क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू सी। इसको थोड़ा और हल करिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3y प्लस यहाँ से वाई क्यूब माइनस आपका 3x माइनस आपका x क्यूब इक्वल टू 3c। अब ये कांस्टेंट कुछ और लिखना चाहें आप लिख लें, वरना आपका यही हो गया वाई क्यूब प्लस 3y माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x इक्वल टू लिख लो चाहे के, जो आपको मन के वो लिख लो। ये आपका हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये आपका इसका ये अवकल समीकरण का यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का ये हो गया आपका क्या सॉल्यूशन। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत आए आप एकदम बताइए। ठीक है, अब आपका दूसरा हो गया, दूसरे का हो गया, खा हो गया, गा लगा लिया, घा लगा लिया। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते। ठीक है, चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या है। ये कह रहा है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ये सवाल आपके किसकी है, प्रायिकता की। तो अगर आप यहां पे मान लें कि माना ए के जीतने की घटना E1 तथा बी के जीतने की घटना E2 हो, तो E1 की प्रायिकता बराबर P ऑफ E1 होगा तथा E2 की प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा। ठीक, प्रश्नानुसार अगर हम बात करें, प्रश्न ने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू आपको दिया गया है, यानी ए के जीतने की प्रायिकता आपको दी गई है 1/3। E1 इक्वल टू आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3। तो आपकी यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इक्वल टू आपका 1 माइनस 1/3, जहां से आप इसको हल करेंगे तो आपको 2/3 मिल जाएगा। अब ये आपका जो E1 डैश हुआ, यहाँ E1 डैश ए द्वारा ना जीतने की घटना है। E1 क्या है भाई,
E1 के ऊपर बार लग गया तो ये आपका क्या हो गया, E के द्वारा यानी A के द्वारा पहले जीतने की घटना कितनी E1 है, तो जीतने की ना जीतने की यानी हारने की जो घटना हो गई वो E1 बार हो गई। तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार हुआ वो आपका क्या हो गया, ना जीतने की प्रायिकता। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इक्वल टू 2/3 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू आपको दिया गया है कितना है भाई, 1/4। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार इक्वल टू 1 - 1/4 इक्वल टू यहां से आपका 3/4 आ गया। अब आपकी यहां पे E2 क्या है, E2 बार क्या है, B द्वारा ना जीतने की घटना। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार इक्वल टू क्या हो गया, E2 द्वारा यानी B द्वारा ना जीतने की प्रायिकता। अब यहां से अब A तथा B दोनों द्वारा ना जीतने की प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार। देखो जब दोनों के द्वारा की बात किया जाए, A एंड B दोनों के द्वारा, तो आपका क्या होता है, उन दोनों की प्रोबेबिलिटियों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप इसका क्या करेंगे, 2/3 और 3/4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इक्वल टू कितना दिया है, 2/3 दिया है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार कितना दिया गया है, 3/4 दिया गया है। ये 3 से 3 डिवाइड हो गया, 2 से आपका ये डिवाइड हो गया, इक्वल टू मिला कितना 1/2। ये बेटा हो गया आंसर। आपको हमें लगता है कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी, चाहे आपने जितने भी 5 सवाल आपने लगा लिया है। दूसरे खंड में आपके 5 सवाल थे, पहले में आपके 5 बहुविकल्पी थे, यहाँ पे आपके 5 ये लग गए। अब आप ठीक है, हम अभी तीसरे वाले सवाल पे चलते हैं, तीसरे भी देखते हैं कितने हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो बने, इसलिए हम आपको 5 ही सवाल लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन 5 सवाल को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। 5 सवाल आपके 3 टॉपिक से थे, तो 2 तो आपको मिल गए कि अवकल समीकरण संबंधित, तीसरा है आपका कितना में, दूसरा आपका मिल गया यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी से संबंधित। ठीक है, इसके पहले आपका जो 2 सवाल हमने लगाया वो आपका किससे था, एक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से था जिसे आप ITF की बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपका किससे संबंधित था, किससे संबंधित था भाई, फंक्शन से संबंधित है, जिसमें आपको ये सिद्ध करना था कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हमें लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आपका दूसरा खंड भी आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से 5 नंबर के ये भी हो गए, 5 नंबर के आपके उधर बहुविकल्पी थे। ठीक है, हम रोजाना आपको क्या करेंगे, ये वीडियो आपको बना के दे देंगे, जिससे आपको अनसॉल्व में अगर आप देखिए, पहले आप क्या करिए, अनसॉल्व ले लीजिए, अनसॉल्व को आप हल करिए। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आराम से, अगर कोई पास में बताने वाला, देखो बेटा मैं ये कहूँगा आपसे, आप ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिएगा यूट्यूब देख के। आप तब इसको देखिए, आप तब वीडियो को देखने का प्रयास करिए जब आप कहीं पे फंस रहे हों। आप पहले किताब उठाइए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, एक एक मिनट आपके लिए क्या है, बहुत मायने रखता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, किताब से हल करिए, अनसॉल्व खरीद लीजिए, किताब से हल करिए। अगर आप फंसते हैं, क्योंकि मैं एक एक सवाल सीरियल से एक एक सवाल आपको लगवा रहा हूँ, तो आप सत्र देख लीजिए, उस सत्र के अनुसार मैं इसको डाल देता हूँ, उस सत्र के अनुसार आप उसको खोल लीजिए, उस सवाल पे आप जाइए, जो सवाल आप नहीं समझ में आती आप आराम से देखिए, अच्छे से, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक लाइन मैंने कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं बेटा, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे ना समझ में आए आप बेझिझक आप बात कर सकते हैं, आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको क्या करूँगा, पढ़ के उसके बाद फिर आपका आपकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।